अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 अगस्त 2021। आज इस वीडियो में दो मौज़ूआत हैं। अगरचे मैं सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा लॉन्ग कोविड के बारे में मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन वीडियो का आगाज़ मैं करता हूं बहावलपुर से। डॉक्टर राना अमजद साहब हैं। तो आज सुबह उनका मैसेज आया। उन्होंने मुझे अपनी कुछ रिपोर्ट्स शेयर की हैं जो एंटीबॉडी से मुतालिक हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा है, या ये कह लें कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि मैं इन बातों को आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। उनकी जो एंटीबॉडीज़ उन्होंने करवाई थी वैक्सीनेशंस के बाद, उनको साइनोफार्म की वैक्सीन लगी है। सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद, जो अप्रैल के बिल्कुल आगाज़ में उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज़ करवाई हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ थी 136, यानी जो कट ऑफ वैल्यू है वो 0.8 की है, तो उसके अगेंस्ट थी 136। उसके बाद तकरीबन 5 महीने के बाद, अब अगस्त के एंड में जाके 21 अगस्त को जब उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज़ दोबारा चेक करवाई हैं, तो ये नेगेटिव आई हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो कट ऑफ वैल्यू से ये कम है, 8.37 है। तो उनका ये मैसेज है, वो ये चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बात की है बूस्टर के मुतालिक, और पूरी दुनिया में भी ज़ाहिर बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि वीडियो के ज़रिए कोशिश की जाए कि लोगों को बताया जाए कि 3 से 6 महीने के अंदर जो एंटीबॉडीज़ का लेवल ड्रॉप होता है, तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब की एज जो है वो 57 है, ये फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 5 से 6 महीने के बाद जो इनकी एंटीबॉडीज़ हैं वो अनडिटेक्टेबल हैं या नॉट डिटेक्टेबल हैं। तो जब बूस्टर की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है, क्या ये बूस्टर जो हैं फिर हर साल लगा करेंगे? ये ऐसा अभी तक का जो नॉलेज है, अभी तक का जो साइंटिफिक रिसर्च है, वो ये कहती है कि ये जो थर्ड होगी डोज या बूस्टर होगा, ये शायद आखिरी डोज हो। ये आखिरी डोज से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता फ्रांसीसी बाबे ने जो कहा था कि हम 2 साल बाद नहीं रहेंगे वैक्सीनेशन के, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप एग्जाम्पल लें हेपेटाइटिस बी की, उसकी 3 डोजेज़ होती हैं, और तीसरी जो डोज होती है वो 6 महीने के बाद लगती है, और उसके बाद आम तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगरचे बूस्टर 10 साल के बाद लोग लगवाते रहते हैं या उनको लगाया जाता है। इसकी वजह भी एक साइंटिफिक है। आप यूके और इसराइल की मिसाल को देखें। इसराइल में जो सेकेंड डोज है फाइज़र की, वो 21 दिन के बाद लगी, जबकि बरतानिया में वो 3 महीने के बाद लगी। तो स्टडीज़ ने साबित किया है कि जब 2 डोजेज़ के दरमियान ड्यूरेशन ज़्यादा रखा जाता है तो उससे एक ख़ास चीज़ होती है। वो ख़ास चीज़ क्या होती है कि जो सेकेंड डोज अगर 21 दिन के बाद लगती है या 28 दिन के अंदर अंदर लग जाती है, बाकी वैक्सीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन वैसा ही बर्ताव करती है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ जैसा कि बर्ताव करेगी पहली डोज, यानी प्राइमिंग के लिए। ये आप तस्वीर भी देखें कि पहली 2 डोजेज प्राइम कर रही हैं, और जब तीसरी डोज और का ड्यूरेशन जैसे कि कहा जा रहा है कि 8 महीने के बाद बूस्टर लगेगा, तो वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बूस्ट करती है और उससे एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। क्योंकि अभी तक, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जिन मुल्कों ने इजाज़त दी हुई है बूस्टर डोज की, तो उन्होंने यही देखा है कि उनके वो लोग जिनको पहले 2 डोजेज़ लगी थी, उनकी एंटीबॉडीज़ कम हुई थी, लेकिन जब उनको बूस्टर डोज लगाई गई है तो उसने बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। अपनी एक वीडियो में मैंने बात की थी कि अफिनिटी मैच्योरेशन, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एंटीबॉडीज़ भी मैच्योर होती हैं, इम्यून सिस्टम अपने आप को मैच्योर करता है। तो कहा यह जाता है कि पहली 2 डोजेज़ अगर वो प्राइमिंग का काम करती हैं, तो तीसरी डोज जो है वो एक तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और तीसरी डोज के टाइम आने तक, यानी 6 से 8 महीने तक, हमारा जो इम्यून सिस्टम है पहले वो प्राइम हुआ, फिर वो मैच्योर हुआ, और जब तीसरी डोज लगेगी यानी बूस्टर लगेगा, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ एक ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी बल्कि हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज़ बनेंगी। आप इसकी मिसाल देख लें कि किसी फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट तैयार होती है, तो इब्तदाई दिनों की जो प्रोडक्ट होती हैं उसका स्टैंडर्ड आमतौर पे कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो फैक्ट्री अच्छा माल तैयार करती है। अमूमी तौर पे यही देखा गया है। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एक फैक्ट्री है, जिसको पहली दफ़ा जब हम एक्सपोज करते हैं वायरस के पार्टिकल्स से, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, तो वो अपने आप को प्राइम करती है। लेकिन ये जो वक्फा होता है 21 या 28 दिन का,
तो ये शायद उसी टाइम में गिरता है कि जिसमें पूरा हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को प्राइम कर रहा होता है। लेकिन जब एक ख़ास वक्फे के बाद 6 से 8 महीने के बाद बूस्टर लगाते हैं तो उससे हमारा वो इम्यून सिस्टम जो प्राइम होने के बाद मेच्योर भी हो जाता है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनाता है वो हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से वायरस का मुकाबला कर पाती हैं। एक मिसाल है कि वो लोग जो कुदरती तौर पे जिनको कोरोना हुआ, क्योंकि जो पहले भी मैं बताता रहता हूं कि कुदरती तौर पे जिनको कोरोना होता है तो उनको वायरस का ज़्यादा लोड पड़ता है उनके जिस्म पे, या उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस के ज़्यादा लोड का सामना करता है। जब वो ज़्यादा सामना करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं। जब वो ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में तब्दील करती रहती हैं, जिसको एफिनिटी मैच्योरेशन कहते हैं। और जब उनकी एफिनिटी मैच्योरेशन का अमल होता है तो यही वजह है कि जो कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से जो सेहतयाब हुए होते हैं लोग, उनको री इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। तो इसलिए बूस्टर जो है, जो डॉक्टर साहब ने फिर ये कहा भी है कि वो ये चाहते हैं कि लोगों के साथ ये जो रिपोर्ट्स हैं इनकी बात की जाए ताकि लोगों को एहसास हो कि बूस्टर ज़रूरी है। और बूस्टर के चांसेस यही हैं, अभी तक का जो इल्म है, जो रिसर्च है, वो ये बताती है कि बूस्टर सालाना नहीं लगेगा, बल्कि हो सकता है कि जब तक ये बूस्टर लग रहा हो और इसके असरात आ रहे हों तो उस वक्त तक अक्सर मुल्कों में ये होगा कि कुदरती तौर पे भी जो लोग इन्फेक्शन से निकल आए होंगे, जिनको वैक्सीन लग चुकी होगी, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि शायद हमें ऐसी किसी बहस की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर आप इसका मुखालिफ पहलू देखना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, जहाँ पे कितने हंगामे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस वालों पे तशद्दुद हुआ है, वहाँ पे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वहाँ पे 600-700 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस के खिलाफ चलने की कोशिश की थी। साइंस यही बताती है कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसको जल्दी से जल्दी आप मुकम्मल करें, और इस दौरान अगर कुदरती तौर पे भी लोगों को इन्फेक्शन होती है तो ये सारा मिलके एक अच्छा मजमूआ बन जाता है किसी मुआशरे में किसी बीमारी के खिलाफ प्रोटेक्शन का। और बूस्टर का एक और फ़ायदा है कि अक्सर लोग एक बात करते हैं कि जो इन्फेक्शन होती है या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होती हैं इन लोगों में जिनको वैक्सीन लगी हुई होती है, तो उसके बाद भी तो उनको लॉन्ग कोविड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे इजराइल में एक स्टडी हुई, वहाँ पे 1500 लोग जो वैक्सीनेटेड थे और उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस उनको फॉलो अप किया गया, उनके बार बार टेस्ट किए गए, तो उनमें से 2% लोग जो हैं उनके अंदर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुई। वो जो 2% थे जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुई थी, तो उनमें से 1/5 यानी 1/5 उनमें से जो लोग थे वो थे कि जिनको जाके लॉन्ग कोविड हुआ। लॉन्ग कोविड किसे कहते हैं? लॉन्ग कोविड कहते हैं कि जब लोगों को जो कोरोना की कुछ अलामात 1 महीने से ज़्यादा चलती रहीं तो इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। लेकिन फ़र्क ये था कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे, जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुई और उसके नतीजे में जो कम लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ, तो वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर सारी अलामात ठीक हो गई। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई होती और जब उनको कोरोना होता है तो उसके नतीजे में जो लॉन्ग कोविड की अलामात रहती हैं तो वो चलती रहती हैं बहुत अरसे तक। वो अलामात कौन कौन सी होती हैं? उसमें कॉग्निटिव एक डिसफंक्शन कहते हैं। कॉग्निटिव डिसफंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो सोच विचार है उसकी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई होती है, तो ये 81% लोगों में होता है। जो सर का दर्द है वो 68% लोगों में होता है, और सूंघने की जो सलाहियत है वो 55% लोगों में मुतासर रहती है 1 महीने के बाद भी। ये मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ कि जो लोगों को इन्फेक्शन के बाद वो जो निकलते हैं, जिनको जो टेस्ट है यानी कि जो जायका की हिस्स है वो जिनमें ख़राब रहती है वो 59% है। जो गले की ख़राबी होती है वो 43% लोगों में होती है, यानी सोर थ्रोट या गले में दर्द रहता है, और जिनको चेस्ट में पेन रहता है वो 40% हैं। और इसके अलावा 60% वो लोग हैं जिनको अपने जिस्म के कुछ हिस्सों में कोई चीज़ महसूस ही नहीं होती या उनको वहाँ पे सुइयाँ चुभती हैं, जिसको हम नमनेस या टिंगलिंग कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को जो बेनाई है, नज़र आने का प्रॉब्लम है, वो उनको वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, ये 30% हैं। लोगों को के पट्ठों में दर्द रहता है वो 55% है। बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं वो 47% है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कानों में सीटियाँ बजती हैं या कानों में आवाज़ें आती हैं जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, तो ये 29% है। यानी ये जो मैंने शरह बताई है ये उन लोगों की है जिनको कुदरती तौर पे कोरोना की इन्फेक्शन हुई और उसके बाद वो उससे रिकवर हुए, और रिकवर होने के 1 महीने के बाद भी उनको ये अलामात चलती रहती हैं और बहुत अरसा चलती रहती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद अगर लॉन्ग कोविड हो भी जाए, जो कि कम लोगों में होता है, क्योंकि वैक्सीन का फ़ायदा है बीमारी की शिद्दत से बचाएगी, कम लोगों को बीमार होंगे वो वैक्सीन के बाद, और अगर उनको हो भी जाता है तो उसके बाद लॉन्ग कोविड कम लोगों को होगा, और अगर लॉन्ग कोविड हो भी जाता है तो वो उससे जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं लॉन्ग कोविड से भी, यानी
डेढ़ महीने के अंदर अंदर। आज की आखिरी बात यह है कि वो तमाम लोग जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो उनको चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं। अगर वो जब तक वैक्सीन नहीं लगवाते या वैक्सीन लग भी गई है, डेल्टा की वजह से जो अभी हदायत तब्दील हुई हैं कि वो मास्क पहने, और अपने बच्चे अगर उनके स्कूल जाते हैं तो उनको भी ना सिर्फ मास्क पहनाएं बल्कि कोशिश करें कि उनके स्कूल्स जो हैं वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो, कि ये बहुत ज़रूरी है क्रॉस वेंटिलेशन। और उसके अलावा कोशिश करें कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है अपने आप को उससे शनासा करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, क्योंकि आप अपने घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करके उन लोगों को कम से कम तशखीस कर सकते हैं कि जो दूसरों को फैलाने की सलाहियत है जिनके अंदर ये वायरस। और कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द जानते रहें कि उस वक्त में जब आप, जैसे ये महीना गुजर रहा है, तो उस वक्त आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके जो मोहल्ला है उसमें कोरोना की क्या सूरत हाल है। जिस वक्त कोरोना ज़्यादा फैल रहा हो तो अपने आप को कम से कम बाहर जाने की कोशिश करें, कि बहुत ज़्यादा किसी गैदरिंग में ना जाएं, हजूम में ना जाएं, मस्जिदों में उनमें जाएं जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया हो। कोशिश करें कि किसी शादी हाल या किसी ऐसी जगह पे ना जाएं। लेकिन जिन दिनों में जो वायरस है उसकी बहुत ज़्यादा फैलने की खबरें नहीं आएँ आपके इलाके में, तो उस वक्त आप मूव कर सकते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा, अपना लाइफस्टाइल को आपको चेंज करके चलना होगा। आज आप देख रहे हैं कि टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा कराची में एक टेंशन है कि जी स्कूल जो हैं वो अब नहीं खोले जा रहे और उनको बंद किया गया। और मैं पिछले दिनों भी आपको बात की थी कि जब मुहर्रम का स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों पे नज़र नहीं रखी गई, और जैसे ही वो मुहर्रम का अब इख्तिताम हुआ है 10 मुहर्रम के बाद, अब हुकूमत को खसूसी तौर पर, अगरचे सारे मुल्क में की बात मैं कर रहा हूँ लेकिन सिंध में खसूसी तौर पर अब उनको ये टेंशन है कि अगले 2 हफ्ते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ें। 14 अगस्त पे लोग बाहर निकले हैं और मुहर्रम की जो तकरीबात थी, इज्तिमात थी, तो उसमें लोग बाहर निकले हैं। अब ये 2 हफ्ते तक हुकूमत को बिल्कुल वो एक ऐसी जगह पे है कि कोई पता नहीं है कि कितने केसेस बढ़ेंगे। यही वो वजह है कि वो स्कूल बंद रख रहे हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ जा रहा है। दोस्तों, कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।